हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आणविक जीव विज्ञान, जिसमें पढ़ेंगे हम डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए पढ़ने से पहले अपन को पढ़ना होगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसलिए पढ़ना जरूरी होगा क्योंकि डीएनए और आरएनए में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिस्सर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। और फ्रेडरिक मिस्सर ने न्यूक्लिक एसिड की जो खोज की थी वो मवाद कोशिकाओं में न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी। और न्यूक्लिक एसिड का जो नामकरण किया था वो अल्टमान के द्वारा किया गया था। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। रिकोन, रिकोन क्या होती है? एक चीज जानना आप, रिकोन क्या होती है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, रिकोन डीएनए की सबसे छोटी यूनिट होती है जो रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्योजन में क्या होती है? सहायक होती है। इसके बाद जानेंगे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में 3 प्रकार के समूह शामिल करेंगे। सबसे पहले शुगर, फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस, फिर फॉस्फेट, और फिर फॉस्फेट में शामिल करेंगे H3PO4। यहां देखो शुगर डीएनए और आरएनए में शुगर होती है 2 प्रकार की। एक होती है राइबोज और एक होती है डीऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन क्षारक क्या होगी? नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार की होगी। एक होगी प्यूरिन और दूसरी होगी पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन क्या होगी और पिरिमिडिन क्या होगी? एडेनिन और जो गुआनिन होगी, एक होगी एडेनिन और गुआनिन। डीएनए और आरएनए में 4 प्रकार की नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे, जिसमें 2 प्रकार की होगी प्यूरिन और 2 प्रकार की होगी पिरिमिडिन। यानी कि पिरिमिडिन में क्या बचेगा? इसमें यहाँ पर एडेनिन हो गया, गुआनिन हो गई, इसमें होगा साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब आप बोलोगे तो 3 प्रकार की होगी। ये 3 प्रकार की बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाएगा और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा। इसी आधार पर अब देखो इधर डीएनए और आरएनए, यहां तक ये स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं डीएनए और आरएनए की संरचना। इसमें डीएनए और आरएनए में शुगर पाई जाएगी, नाइट्रोजन क्षारक पाए जाएंगे, फॉस्फेट समूह पाया जाएगा। नाइट्रोजन जो शुगर होगी वो राइबोज होगी, यानी कि आरएनए का मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और दूसरी होगी डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें नाइट्रोजन बेस होगी 2, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन भी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की, एडेनिन, गुआनिन, और जो पिरिमिडिन होगी वो भी 2 प्रकार की होगी, साइटोसिन और थाइमिन। अंतर यह रहेगा कि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन पाया जाएगा और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल, पिरिमिडिन, नाइट्रोजन बेस पाई जाएगी। यह फॉस्फेट समूह होगा, जिसका लिख सकते हैं डीएनए और आरएनए। इसमें जो नाइट्रोजन क्षारक पाई जाएंगी वो क्या कौन कौन सी होगी? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 प्रकार की होगी। इसमें होगी एडेनिन यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और जो थाइमिन होगा उसके स्थान पर आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल। तो ये नाइट्रोजन क्षारक जो उपस्थित होती है डीएनए और आरएनए में इस प्रकार से उपस्थित होती है। इसके बाद अपन अगर देखिए शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षारक यानी बेसे, अगर शुगर और नाइट्रोजन जब मिलती है तो बनेगा क्या? न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोसाइड में
फॉस्फेट समूह जोड़ दिया जाएगा तो बनेगा क्या, न्यूक्लियोटाइड। अब ये देखो शुगर में नाइट्रोजन बेस मिलेगा तो बनेगा क्या, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट समूह में मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड का अगर अपन बहुलीकरण कर देते हैं, बहुलकीकरण कर देंगे तो बनेगा क्या, अंततः डीएनए एंड आरएनए का निर्माण होता है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो क्या होंगे कि जो ये शुगर होती है और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, इनके मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाएगा। इन दोनों के मध्य जो बंध पाया जाएगा वो बंध कौन सा होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाएगा। इसके बाद देखिए कि न्यूक्लियोटाइड तथा फॉस्फोरस के मध्य कौन सा बंध पाया जाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड और ये फॉस्फेट समूह है, इनके मध्य जो बंध पाया जाएगा वो फॉस्फोएस्टर बंध पाया जाएगा। इन दोनों के जो मध्य बंध पाया जाएगा वो बंध होगा फॉस्फोएस्टर बंध। इसके बाद शुगर और नाइट्रोजन के मध्य ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाएगा, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट समूह के मध्य फॉस्फोएस्टर बंध पाया जाएगा, और जो ये रहेगा दो न्यूक्लियोटाइडों के मध्य जो बंध पाया जाएगा उसको बोला जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। जैसे दो न्यूक्लियोटाइड हो गई ये, इनके मध्य जो बंध पाया जाएगा उसको बोला जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। यहां लिख सकते हैं फॉस्फोडाइएस्टर। एक बार फिर से देखो, जब डीएनए शुगर एंड नाइट्रोजन बेस एक साथ मिलेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर फॉस्फेट समूह शामिल कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और न्यूक्लियोटाइड का बहुलकीकरण करेंगे तो डीएनए और आरएनए बनते हैं। और एक चीज, अगर शुगर और नाइट्रोजन क्षारक के मध्य बंध पूछा जाए तो ग्लाइकोसिडिक बंध होगा, अगर न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट समूह के मध्य बंध पूछा जाए तो फॉस्फोएस्टर बंध होगा, और दो न्यूक्लियोटाइड होंगे यानी कि न्यूक्लियोटाइड, उनके मध्य बंध पूछा जाए तो फॉस्फोडाइएस्टर बंद होगा। फाइनली डीएनए और आरएनए किसका बहुलक होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होगा। अब हम आगे देखेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। इसका जो प्रतिपादन किया था वो वाटसन व क्रिक ने किया था 1853। वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन किया था। इसके लिए वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए के अंदर दो कुंडलियां पाई जाती है जो एक दूसरे के प्रति क्या होती है, समानांतरित होती है, यानी कि प्रति समानांतरित होती है। डीएनए के अंदर जो कुंडलियां पाई जाएगी उनमें एक दूसरे के मध्य क्या होंगी, वो प्रति समानांतरित होगी। डीएनए की दोनों कुंडलियों के मध्य कौन सा समूह पाया जाएगा, नाइट्रोजन क्षारक, यानी जो डीएनए की कुंडली एक ये हो गई तो एक ये हो गई, एक ये कुंडलित हो गई, एक ये दूसरी कुंडलित हो गई जी। इनके जो मध्य मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये कौन से किसके कारण जुड़ी होती है, ये नाइट्रोजन बेस। डीएनए की जो दो कुंडलियां होती है वो नाइट्रोजन बेस के द्वारा जुड़ी होती है, और नाइट्रोजन बेस आपस में H2 बॉन्ड द्वारा, अगर इसके बारे में पूछे डीएनए की कुंडलियां तो किसके द्वारा जुड़ी होगी, नाइट्रोजन क्षारक के मध्य। अगर इनके मध्य भी पूछा जाएगा कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके मध्य पाया जाएगा। तो आप अच्छे से समझ लेना इस बात को कि डीएनए की जो कुंडलियां होगी वो किसके द्वारा जुड़ी होगी, नाइट्रोजन क्षारक के द्वारा जुड़ी होगी, यानी कि नाइट्रोजन बेस के द्वारा। और अगर नाइट्रोजन बेस आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है ये पूछा जाए तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन क्षारक आपस में जुड़े होते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन के मध्य ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे एक होगा गुआनिन और ये हो गया साइटोसिन। गुआनिन और साइटोसिन के मध्य कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। और जो एडेनिन और थाइमिन होगा, ये होगा एडेनिन और ये होगा थाइमिन, इनके मध्य डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडेनिन और थाइमिन के मध्य कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, दो। एक कुंडली में 10 नाइट्रोजन क्षारक युग्मक पाए जाएंगे। जैसे एक ये कुंडली होती है डीएनए की, इसके अंदर कितने जो युग्मक यानी पेयर, यानी कि जो डीएनए की कुंडली होती है एक कुंडली, उनके मध्य 10 नाइट्रोजन क्षारक समूह पाए जाएंगे। डीएनए की एक कुंडली के मध्य 10 नाइट्रोजन क्षारक यानी कि युग्मक पेयर पाए जाएंगे। दो नाइट्रोजन बेसिस के मध्य कितनी दूरी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। जैसे दो नाइट्रोजन बेस होते हैं, इनके मध्य की दूरी पूछे ना, दो नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी पूछे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नाइट्रोजन बेस के मध्य की दूरी पूछा जाए तो उसकी जो मध्य की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। और डीएनए की एक कुंडली की लंबाई कितनी होती है, डीएनए की जो एक कुंडली होती है इसकी जो लंबाई होगी
वो 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की एक कुंडली की लंबाई पूछी जाए तो कितनी होगी, यानी कि 34 एंगस्ट्रॉम होगी। डीएनए का व्यास पूछा जाए, डीएनए का व्यास, अगर डीएनए का व्यास पूछा जाए तो उसका वो कितना एंगस्ट्रॉम होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। डीएनए का व्यास पूछा जाए तो कितना एंगस्ट्रॉम होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। डीएनए में दो शर्कराओं के बीच की दूरी पूछे, डीएनए में जो शर्करा होगी, यानी कि शर्करा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, अगर इनके मध्य की दूरी पूछी जाए, यानी कि शर्कराओं की मध्य की दूरी पूछी जाए, शर्कराओं के मध्य की दूरी पूछी जाए तो उसकी जो दूरी होगी वो होगी 11 एंगस्ट्रॉम। डीएनए की दो शर्कराओं की मध्य की दूरी कितनी एंगस्ट्रॉम होगी, 11 एंगस्ट्रॉम होगी। और डीएनए की रीढ़ की हड्डी क्या होगी, शुगर तथा फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। डीएनए की जो रीढ़ की हड्डी होगी ना, वो किन किन से मिलकर बनी होगी, शुगर और फॉस्फेट समूह से मिलकर बनी होगी। मैंने आपको ये जो फैक्ट बताए ये एग्जाम में आते रहते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है डीएनए के बारे में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और आप अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।